अच्छा बच्चा देखिए, ये जो चैप्टर जहां से हम शुरू कर रहे हैं ना, इस चैप्टर का नाम है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, इसका लेक्चर नंबर 1 है और इस टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब आप सब बच्चे जानते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या चीज है। मैनेज करने का मतलब ये होता है कि कोई रिसोर्सेज है जिनको प्रॉपर एलोकेट किया जाए। मैनेज करने का मतलब क्या हुआ, कुछ रिसोर्सेज है जिनको जाया होने से बचाया जाए और उनको प्रॉपर एलोकेट किया जाए, तो हमने इसको कहते हैं क्या, मैनेजमेंट। तो जब इसका नाम फाइनेंशियल मैनेजमेंट है तो इसका मतलब है कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज है जिनको मैनेज करना। इसके अंदर जब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहली बात ये शुरू हो जाती है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, आया ये साइंस है या ये आर्ट है। तो आमतौर पे किताबों का तरीकाकार ये होता है, वो ना इस चीज पे इतनी बहस करते हैं कि 2-2, 4-4, 5 पेज से भी गवाए होते हैं। लेकिन हमारी किताब का स्कूल इस सिलसिले में बहुत अच्छा है। उन्होंने सिंपल बात ये की है कि देखिए यहां पर डेटा एनालिसिस हो रहा है, यहां पर डेटा एनालिसिस हो रहा है। तो जब डेटा एनालिसिस हो रहा है तो जहां पर भी डेटा एनालिसिस होगा हम उसे साइंस कह सकते हैं, क्योंकि हर काम के नतीजे में, हर एक्टिविटी के नतीजे में कोई आउटकम आ रही है। जब हर एक्टिविटी के नतीजे में आप आउटकम देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप कॉज एंड इफेक्ट देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कॉज एंड इफेक्ट। अच्छा भाई, डेट क्यों क्लियर नहीं कर सके हम, पेमेंट क्यों ओवरड्यू जा रही है, तो पता लगा सेल्स कम है। तो ओवरड्यू पेमेंट की वजह क्या है? सेल्स कम है। तो कॉज एंड इफेक्ट हो गया कि नहीं? अच्छा जी, तो डिविडेंड कैसे बढ़ गया जी? डिविडेंड इसलिए बढ़ गया है कि इस बार टर्नओवर भी अच्छा रहा है और मटेरियल भी सस्ता हो गया। तो ये क्या हो गया? कॉज एंड इफेक्ट। तो लिहाजा ये साइंस है, क्योंकि इसके अंदर कॉज और क्या होता है, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप देखा जाता है। इसकी वजह ये है, इसकी वजह ये है, लिहाजा कोई शक की बात नहीं है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक साइंस है। लेकिन इसमें भी शक नहीं है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक आर्ट भी। आर्ट कैसे है? आर्ट इस तरह से है कि आप अपनी एफर्ट की मदद से, अपनी कोशिश की मदद से रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूज करवा लेते हैं, यानी रिसोर्सेस को जाया नहीं होने देते। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, आप अपने रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूज करवा लेते हैं अपनी कोशिश से, अपनी जद्दोजहद से, और तरीके जिसको आते हैं। हर बंदा नहीं कर सकता जिसको मेथड आता है। तो देखिए आर्ट क्या होता है, ये लैंडस्केप बना सकते हैं, आप नहीं बना सकते। वो पोर्ट्रेट बना सकते हैं, वो नहीं बना सकते। इसका मतलब इनको पोर्ट्रेट बनाने का आर्ट आता है, हुनर आता है। इनको लैंडस्केप बनाने का हुनर आता है, ये इनका आर्ट है। इसी तरह किसी मैनेजर को उन रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना आता है और किसी को नहीं आता। तो चूंकि ये एक तरीकाकार है, किसी को आएगा किसी को नहीं आएगा, तो ये क्या है, ये एक आर्ट भी है। लिहाजा जब हम कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, रिपोर्ट्स को देखते हैं, उससे नतीजे हासिल करते हैं, तो सब ये साइंस है। और जब उन नतीजों से अमल दरामद करके हल तजवीज करते हैं और उसकी मदद से रिसोर्सेज को जाया होने से बचाते हैं, तो ये आर्ट बन जाता है। तो ये साइंस भी है और ये आर्ट भी, दोनों चीज। अब पहली बात तो सिर्फ इतनी, लेकिन आप ये जानते हैं इस आर्ट की सेंस में जब आप देखते हैं तो हम इस आर्ट की मदद से बहुत सारी चीजें डेवलप करते हैं। जैसे उन्होंने पोर्ट्रेट बनाया था, इन्होंने लैंडस्केप बनाया, अब ये भी तो कुछ बनाते होंगे ना उस आर्ट की मदद से। उस आर्ट की मदद से ये लोग बनाते हैं क्या, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट हर बंदा तो नहीं बना सकता। बैलेंस शीट डेवलप करना एक हुनर है पूरा, जिसमें एक तरफ होते हैं एसेट्स
और दूसरी तरफ क्या होती है, लाइबिलिटीज। इसको सामने लाने का मतलब ये होता है कि एक दफा सामने रख के देख लो कि तुम्हारे पास एसेट्स कितने हैं और तुम्हारे पास लाइबिलिटीज कितनी है। अगर ये दोनों साइड बराबर है तो इसका मतलब है यू आर वेल मैनेजिंग इट। नफा नुकसान अपनी जगह, लेकिन तुम्हें हिसाब पूरा क्लियर है कि कौन से एसेट कहां लगे हुए हैं और कौन सी लाइबिलिटी कहां प्रिवेल कर रही है, ओवरऑल हुजम कितना होगा, कारोबार का हुजम कितना जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, हम इनकम स्टेटमेंट भी बनाते हैं। ये भी एक आर्ट है। इनकम स्टेटमेंट में हम क्या देखते हैं, इनकम स्टेटमेंट में हम ये देखते हैं कि प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस कैसे निकलता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट एंड एक्सपेंस, कॉस्ट एंड एक्सपेंस। तो देखिए हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से क्या हासिल कर लेते हैं, ये देख लेते हैं कि हमें नफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो जो रेवेन्यू आ रहा है, टर्नओवर आ रहा है, सेल हो रही है, उसमें से हम अपनी कॉस्ट और एक्सपेंडिचर माइनस कर देते हैं। अगर रेवेन्यू ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट, और अगर कॉस्ट ज्यादा हुई है, ओवरहेड ज्यादा हुआ तो लॉसेस हो जाएंगे। इसके बाद एक और, ये भी एक आर्ट है ना जी, ये भी आर्ट है, ये भी आर्ट है, ठीक है। ये सारे इस आर्ट के नतीजे में हो रहे हैं ना। एक चीज हो रहा है और वो है कैश फ्लो। क्या चीज है, कैश फ्लो। हमने बहुत सारे लोगों से वादे किए होते हैं, आपकी पेमेंट फला टाइम क्लियर कर दूंगा, आपको जो मैंने अदायगी करनी है वो फला टाइम कर दूंगा। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होती है ना, ये एक्चुअली इसकी बुनियाद पे हमने कमिटमेंट्स की होती है। अगर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आपसे सही ना बने तो चेक बाउंस होंगे और कंपनी की रिप्यूट डैमेज होगी। दूसरी बात ये है, एक अच्छा फाइनेंस मैनेजर अगर 100 रुपए की लाइबिलिटीज हो और उसके पास 30 रुपए जेब में, वो मैनेज कर लेता। कैसे, कुछ से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले लेता, थोड़ा सा माल वो जो है क्रेडिट में ले लेता है, क्रेडिट टर्म्स आसान ले लेता है। इस तरह वो 30 रुपए से 100 रुपए के हेड्स को मैनेज कर लेता है। ये सिर्फ उसके कैश फ्लो मैनेजमेंट का असूल है जो बिजनेस को कामयाबी से चलाता है, जिसके अंदर देखें कि एक तरफ टाइम है और दूसरी तरफ बिजनेस की लिक्विडिटी है। तो हम बिजनेस की लिक्विडिटी को टाइम के एतबार से देखते रहते हैं, किस वक्त पैसा ज्यादा होगा, किस वक्त पैसा कम होगा। इसके मुताबिक हमने जब ज्यादा है तो कोई प्रॉमिस किया होगा कि फला चेक इस टाइम पे मैं इशू कर दूंगा। ये सारा इस फोरकास्टिंग की बुनियाद पे होता है। क्या ख्याल है बच्चों? और ये क्या है, फिर ये आर्ट ही है ना सारा। ये सारे का सारा क्या है, एक आर्ट है। बैलेंस शीट बनाना, इनकम स्टेटमेंट बनाना, कैश फ्लो बनाना, ये सब क्या है, इट इज अ आर्ट। ठीक हो गई ये बात? अच्छा, अब मसला ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आप जो बात करते हैं ना, तो मैंने अभी तक एक तो आपको साइंस एंड आर्ट की बहस की और आर्ट के साथ मैंने रिलेट किया इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हार्ट है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हार्ट है। इन व्हाट सेंस ये हार्ट है? बात ये है कि सब के सब लोग इससे वाबस्ता हैं, इसके साथ अटैच। सब के सब लोग इसके साथ अटैच है। मिसाल के तौर पे अगर हम सेल्स की बात करें, सेल्स डिपार्टमेंट की, तो सेल्स डिपार्टमेंट को किस कस्टमर को कितनी क्रेडिट लिमिट दे सकते हैं, कौन बताएगा? फाइनेंस। और इनको रिकवरी पर मजबूर कौन करेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो लिहाजा सेल्स से अटैच। जब आईटी की बारी आएगी तो आईटी को मुख्तलिफ चीजों के लिए सिस्टम्स, लैपटॉप क्या चाहिए होगा? बजट चाहिए होगा, उसके बगैर तो ये नहीं चलेगा। फिर जब एडवर्टाइजिंग वालों की बारी आएगी
एडवर्टाइजिंग वालों को। तो यहां तो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गया ना फाइनेंस। कैसे? इस तरह इनके काम में इन्वॉल्व हो गया कि कितना एडवर्टाइजिंग बजट लगाओगे और बता के जाओ कितना बजट लगाने से कितनी सेल्स बढ़ेंगी। इसकी रेशो निकालनी पड़ती है, इसकी वजह रेग्रेशन लाइन निकलती है कि कितना एडवर्टाइजिंग बजट लगाने से कितनी सेल्स बढ़ेंगी। तो कभी कभी हम बजट दे के सेल्स का अंदाजा लगाते हैं, और कभी सेल्स टारगेट को उस इक्वेशन में रख के बजट का वैल्यू निकालते हैं। समटाइम एक्स इज इंडिपेंडेंट, समटाइम वाई इज इंडिपेंडेंट। इस तरह करके हम वहां से अंदाजा करके बताते हैं कि जी इतनी सेल्स के लिए ना इतनी एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। अच्छा बच्चों, फिर एचआर वाले वर्कर्स को बेनिफिट देने के लिए, उनकी सैलरीज में इंक्रीमेंट लगाने के लिए इनके मरहूने मिन्नत है ना। इंक्रीज का लेटर कब बनाना है? जब ये बजट को यस करेंगे कि हाँ इतना पैसा है। और बाकी सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, ऑल ऑफ द स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर को बैलेंस शीट चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए। कौन प्रोवाइड करेगा? फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। सप्लायर को बिल, उसकी क्लियरेंस, कमिटमेंट कौन करेगा? फाइनेंस करेगा। कस्टमर से एडवांस ले लिया टोयोटा का, होंडा का, गाड़ी का, किस में डाल दिया? कैश फ्लो में। गाड़ी डिलीवर करनी, कस्टमर से भी अटैच हो गया। क्या हाल है अगर क्रेडिट में दे दिया? सुजुकी क्रेडिट में मोटरसाइकिल दे दिया, तब भी अटैच हो गए कस्टमर के साथ। और एम्प्लॉय को एचआर वाले जो मर्जी करते हैं, चेक कौन देगा? फाइनेंस देगा। क्लियर बच्चों? तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग कंपनीज फंड सो दैट, तो इन्होंने कह दिया आर्ट भी है साइंस भी है, मैंने जरा तफसील बता दी आपको। सो दैट इट कैन मीट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, ताकि अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव को मीट कर सके। द साइंस पार्ट बिलोंग्स टू एनालिसिस of analyzing data and cash flow. The art part belongs to optimum use of resources. All decisions have financial consequences. Managers in all departments must work closely with finance personnel. For example, sales representative को इनके साथ चलना पड़ेगा। क्यों? क्रेडिट और कलेक्शन पॉलिसी के लिए। ठीक है जी। आईटी वालों को इनके साथ चलना पड़ेगा। क्यों? जस्टिफाई करना है बजट और कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप के लिए पैसे। ठीक है जी। और बाकी सारे स्टेक होल्डर को इनके साथ क्या रखना पड़ेगा? डायरेक्ट लिंक रखना पड़ेगा। बाकी डिपार्टमेंट ने खुद रिलेट कर दिए थे, जैसे एडवर्टाइजिंग को कर दिया था, इसी तरह आपका कस्टमर को कर दिया, ताकि अंदाजा हो जाए कि बाकी चीजें जो है वो भी इसके साथ रिलेट होती है, जैसे सेल्स, आईटी, एडवर्टाइजिंग, ह्यूमन रिसोर्स एंड लास्टली स्टेक होल्डर। क्लियर बच्चों? यस। अच्छा, अब ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? ठीक है, आप लोग ये पैराग्राफ का ये हेडिंग नहीं था, मुझे ये हेडिंग सुटेबल लगा, मैंने इस पे डाल दिया। अच्छा जी, नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्ले अ क्रिटिकल पार्ट इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो जो नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग और फाइनेंस है, बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करता है इस आर्ट में। नॉलेज होगा तो अप्लाई करोगे ना। एंड देन कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज, कौन सी? इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो। मैंने थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या है क्या क्या है। आर की सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट which are mostly prepared by professional accountants. Financial managers focus on financial planning, cash flow management, क्या हाल है? And following is a basic structure किसका?
बैलेंस शीट का, रिपोर्ट फॉर्मेट का, शो द सोर्स ऑफ फाइनेंस, लायबिलिटीज एंड क्या एसेट्स, इक्विटी वगैरह। तो ये फॉर्मेट एक दिया हुआ है, ये फॉर्मेट आपकी बुक में भी है, वहीं से हमने लिया है। ये देखिए एसेट वाली साइड को देखिए तो क्या है इसके अंदर, करंट एसेट्स शॉर्ट रन और नॉन करंट एसेट्स लॉन्ग रन। किताब में इसकी एग्जांपल्स नहीं थी, मैंने एग्जांपल ऐड की है कि शॉर्ट टर्म में करंट एसेट की एग्जांपल है जो जल्दी कन्वर्टेबल कैश हो जाए, एक तो कैश होता है और दूसरा मार्केटेबल सिक्योरिटीज के इदारे भी तो किसी की सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं ना, क्या हाल है, दूसरी गवर्नमेंट की इदारों की सिक्योरिटीज खरीद सकते, जो जल्दी से बेच के पैसे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर फॉरेन करेंसी है, कैश इक्विवेलेंट है, ठीक है, लोकल में नहीं है, उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। अच्छा, और बहुत सारे एसेट्स हैं जो कैश इक्विवेलेंट है, गोल्ड हो गया। अच्छा, अकाउंट्स रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री, ये वो है जो शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, फौरन कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो लॉन्ग टर्म है वो कौन से, इन्वेस्टमेंट की हुई डिफरेंट पैकेजेस इन्वेस्टमेंट की हुई नेस्ले में और आगे की हुई, तो वो इन्वेस्टमेंट जहां की है उसको लिक्विडेट करने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, इसलिए ये लॉन्ग टर्म में। एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पैसा लगा के अपना ब्रांड इमेज डेवलप किया। अब ब्रांड इमेज आपका लॉन्ग टर्म एसेट है, शॉर्ट टर्म एसेट नहीं है। कॉपीराइट्स हो सकते हैं, कोई रियल एस्टेट खरीदे हुआ है, क्या कंपनियां रियल एस्टेट भी खरीदती हैं, खरीदते हैं। लाइट बैंक ने हमारे टाउन में एक कनाल जगह खरीदी, कहते हैं जी अभी हमारी ब्रांच छोटी है, कल को अपनी जगह बड़ी ब्रांच कंस्ट्रक्ट करेंगे पर्पस में। डिफेंस रोड के ऊपर फिजार्ड ने जगह खरीदी है, जिसने भी फ्रेंचाइज लेनी है, ठीक है, डिफेंस रोड के ऊपर एमसीबी के ब्रांच के लिए उन्होंने एक जगह ले ली, क्या हाल है। तो ये सब क्या है, एसेट्स भी हो सकते हैं, प्लॉट्स भी हो सकते हैं, गुडविल, जैसे निराला का एक जमाने में बड़ा नाम था, ठीक है, गुडविल आप उसे कहते हैं कि लोग जेब में से हाथ मार के पैसे निकाल रहे हैं उसके नाम के ऊपर, तो हम कहेंगे उसकी गुडविल। अच्छा, तो करंट लायबिलिटीज, वैसे डेफिनेशन किसकी है कि ये भी मिठाई की दुकान है, ये मिठाई की दुकान है। जितना उस ब्रांड नेम की वजह से लोग एक्स्ट्रा देना चाहते हैं एक मिठाई की दुकान पे, वो उसका क्या है, गुडविल वैल्यू है, उसकी गुडविल वैल्यू है। दो जैसे लैपटॉप है, एप्पल का लैपटॉप होने की वजह से मैं जितने फाजिल पैसे देना चाहता हूं, कंपोनेंट तो दोनों में, वो क्या है, उसकी गुडविल वैल्यू। अच्छा बच्चों, सो करंट लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस हो सकती है कौन सी, पेबल बिल्स, पेरोल, टैक्सेस, ये करंट है। और लॉन्ग टर्म कौन से होते हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज जो डेफर कर दी गई है, लॉन्ग टर्म लीज ऑब्लिगेशंस, क्या हाल है, दिस आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म। नो प्रॉब्लम जी, सही होगी बात। अब टोटल लायबिलिटीज आ रहे हैं, इन दोनों का मजमूआ है, तो यहां तक बात क्लियर। अच्छा, अब बच्चों बात ये आ गई कि बेसिकली अगर आप देखें ना, तो हमारा एक मकसद है कि हम क्या करें, हम एक बैलेंस क्रिएट करें, अपने पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को चलाएं। अब ये जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम चल रहा है ना, तो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम पूरे का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रहा है, या आप इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट कह दें अपनी आसानी के लिए, ठीक है जी। आप ये कह सकते हैं कि हम ना 5 चीजों को बड़ा फोकस करते हैं, 5 चीजों को बड़ा फोकस करते हैं। वो 5 चीजें कौन सी? सबसे पहली बात यह है कि हमें अपनी आम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इश्यूज में ना डे टू डे के मामले में कभी भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। क्या कह सकते हैं इसे? डे टू डे एक्सपेंसेस। हमारे पास करोड़ों रुपए के एसेट्स पड़े हो, चीजें पड़ी हो, लेकिन इस टाइम अपनी फर्म को चलाने के लिए रनिंग एक्सपेंसेस नहीं है। मशीनों के लिए लुब्रिकेंट के पैसे नहीं है, रॉ मटेरियल में कोई चीज मिसिंग है उसके पैसे नहीं है,
तो पॉसिबल है कि इतने एसेट होने के बावजूद हम बैंक करप्ट हो जाए। बड़े बड़े प्रोजेक्ट करोड़ों अरबों डॉलर के सिर्फ चंद माह प्रोडक्शन डिले होने से बैंक करप्ट हो गए। सिर्फ उस वक्त वो थोड़ा सा अर्ली प्रोडक्शन कर लेते तो दुनिया के लीडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। लिहाजा याद रहे, जितना मर्जी बड़ा प्लांट है, जितनी बड़ी मर्जी मशीन है, उसको किक मारने के लिए जो किक के पैसे हैं वो आपके पास नहीं है। थोड़े से सर्फ मारने के लिए जो बैटरी के पैसे हैं वो नहीं है। जनरेटर नहीं चल सकता चाहे जितना बड़ा मर्जी। बड़े से बड़े जनरेटर को भी सर्फ मारने के लिए छोटी सी बैटरी चाहिए, और वो बैटरी नहीं है तो काम का। तो लिहाजा ये बहुत जरूरी है कि हम डे टू डे एक्सपेंसेस अपने पास रखें। ये छोटी बात नहीं है, बड़ी अहम बात। इसकी वजह से बड़े बड़े नुकसान होते हैं। अच्छा बच्चों, उसके बाद जो चीज आ जाती है ना, वो है कि हमें ना एक बैलेंस क्रिएट करना होता है दो चीजों में। ये बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट। एक ये है कि आप ये कह सकते हैं कि हमारा फोकस सारे का सारा अगर आ गया ना शॉर्ट टर्म फाइनेंस पे या शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शन पे, तो इसका मतलब है आप आज तो कमाना चाहते हैं, लेकिन मुस्तकबिल में क्या होगा। आज तो आप कमा लेंगे, ठीक है जी। तो हम कहते हैं अगर सारा फोकस आपका आज पर है, ठीक है, सारा फोकस किस पे है, आज पर है, तो इसका मतलब यह है कि मुस्तकबिल आपका फिर तारीख है। वो कैसे? मैं ये मानता हूं कि जो भी लोग 2017-18 में गवर्नमेंट बना रहे थे, चला रहे थे, उन्होंने बड़ा कमाल किया कि उन्होंने हमारे लिए पावर प्रोजेक्ट्स लगाए, जिसकी वजह से बिजली 18 घंटे से आज भी देखें तो 3, 4, 5 घंटे मैनेज हो जाए। लेकिन ये देखा जाए कि वो प्रोजेक्ट्स जो है उन पे शॉर्ट टर्म बहुत ज्यादा फोकस किया गया और लॉन्ग टर्म फाइनेंस को फोकस नहीं किया गया या कम किया गया। शायद टाइम इतना नहीं था, प्रेशर इतना ज्यादा था आवाम का कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस हुआ। उसकी वजह से आज बिजली का रेट 25 से 30 रुपए पे चला गया, क्योंकि उन्होंने उसको देखा कि सबसे सस्ता और जल्दी काम कोल से हो सकता है। उन्होंने कोल से प्रोडक्शन कर दी। अब कोल महंगा हो गया, तकरीबन फर्नेस ऑयल से थोड़ा कम है। अब क्या करें? आप फर्नेस ऑयल पर कन्वर्ट करते हो तो आप महंगी होगी बिजली। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म फोकस करें ना, तो हमारे पास क्या होने चाहिए? डैम्स होने चाहिए। इसी तरह शेयर होल्डर कहता है कि तुम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हो या सीएफओ साहब बैठे हैं, वो सिर्फ अगर आज के हवाले से प्लानिंग करेंगे तो हम 6 माह बाद क्या शेयर्स बेच दें, साल बाद क्या शेयर्स बेच दें? नहीं, आपको शॉर्ट टर्म में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनसे भी कमाना है, और फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट हैं उनके आइडियाज आज से ही लेके चलने हैं। जाहिर आइडिया से बात चलती है ना, उसके लिए एंटरप्रेन्योरियल एफर्ट आज से शुरू करें ताकि ये जब काम खत्म हो तो आप आगे मजीद कमा सको। इसकी एक वजह देखिए, एक आसान सी एग्जांपल ये है कि सन 1979 में एक एफएक्स नाम की गाड़ी इंट्रोड्यूस कराई सुजुकी ने, और वो somehow 98 तक कमा के देती रही, 99 तक, 20 साल। लेकिन जब वो 95 में पहुंचे तो उन्हें पता लग गया कि अब हमें कुछ और देना पड़ेगा, तो उन्होंने मेहरान लॉन्च कर दी। अब सोचिए, जब ये 95 में थे तो वो कहते हैं एफएक्स कमा के दे रही है, स्पून से खाओ। तो 99 तक कंपनी आउट ऑफ बिजनेस होती, उनके पोर्टफोलियो में कुछ भी ना होता। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 91 से सोचना शुरू कर दिया कि वो गाड़ी जो जापान में इंट्रोड्यूस कराई थी उसमें ये फीचर देके कॉस्ट इफेक्टिव करके पाकिस्तान में भी जा सकते।
ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने देखा कि 2015-18 में बहुत ज्यादा इंपोर्टेड गाड़ी आई, लोगों के ख्यालात बदल गए, उन्होंने साथ ही काम शुरू कर दिया किस पे, आल्टो पे। अब फर्ज करें, फिर वही बात करता हूं कि 2012 या 13 में वो बेफिक्र होकर बैठ जाते हैं कि बिक रही है मेहरान, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, तो क्या होता, 2017 या 18 में कंपनी आउट ऑफ बिजनेस हो जाती, मार्केट से बाहर हो जाती, और यहाँ चाइना की गाड़ियों का राज होता, यूनाइटेड, ब्रावो एंड दिस एंड दैट। क्या हाल है बच्चों? लिहाजा क्या है, मेरी बात समझ आ रही है कि हमने आज भी कमाना है, आज के शेयर होल्डर को भी डिविडेंड देना है, लेकिन कल के लिए भी हमें सोचना है, चूंकि वसाइल हमारे पास है। तो एक बैलेंस रखना पड़ेगा आज की स्ट्रेटेजी में और मुस्तकबिल की स्ट्रेटेजी। क्लियर बच्चों? इसी तरह जब इन प्रोजेक्ट्स पे तुम काम करोगे तो तुम्हें एक और बैलेंस करना पड़ेगा। ये बैलेंस किस में होगा? ये बैलेंस होगा आपके उन एसेट्स पे जो आपने अपने मालिकान से लिए, ओनर से। ये वो एसेट है जो आपने कहां से लिए? अपने ओनर से, यानी आपने शेयर होल्डर से लिए। तो आप इसे कह सकते हैं ना, ये इक्विटी फाइनेंस है, ठीक है। लेकिन सारा पैसा इक्विटी फाइनेंस से नहीं लिया जा सकता। हाँ, इक्विटी फाइनेंस के अपने एडवांटेजेस हैं। मिसाल के तौर पे इक्विटी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर तुम नफे में नहीं जा रहे, ठीक है, ज्यादा कमा नहीं पा रहे, तो डिविडेंड कैंसिल कर दो। तुम्हें बैंक को कर्जा तो नहीं ना लिया कि सूद हर सूरत देना है, इंस्टॉलमेंट लाजमी देनी, तो ठीक है, क्या करते हैं, कैंसिल कर देते। लेकिन याद रहे कि शेयर ज्यादा इशू करने से हर दफा जब शेयर्स नए इशू किए जाएंगे तो ओनरशिप स्ट्रक्चर बदलेगा, नए शेयर होल्डर्स आएंगे और वोटिंग राइट्स नए लोगों के पास जाएंगे, और जब नए लोगों के पास वोटिंग राइट्स रहेंगे तो पॉसिबली डायरेक्टरशिप ही चेंज हो जाएगी। नए शेयर होल्डर हो सकता है इस ओनरशिप को चेंज कर दें, इस लीडरशिप को चेंज कर दें और कंपनी टोटल रद्दोबदल हो जाए। लिहाजा शेयर्स इशू करने की भी एक लिमिट है, और बाकी पैसा हमें हर सूरत कहां से लेना चाहिए? लोन डेट लेना चाहिए, या लोन क्या होना चाहिए? लोन डेट फाइनेंस होना चाहिए। इससे ऑर्गेनाइजेशन का लीडरशिप स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, इससे ओनरशिप स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। और लेकिन इसका एक फायदा है, जितने पैसे हम दे रहे होंगे कर्जे की मद में, उतना टैक्स भी तुम चाहेंगे हुकूमत से कि यार हम तो कर्जा लेके काम चला रहे हैं, ठीक है ना। और अगर हम सारा कुछ शेयर होल्डर से लेके काम चलाएंगे, कर्जा हमने लिया ही नहीं है, तो फिर अपने प्रॉफिट पे भी टैक्स खूब देंगे और उसके डिविडेंड पे भी टैक्स देंगे। क्या हाल है? तो इनके दरमियान कुछ ना कुछ बैलेंस करना पड़ेगा, वरना आप दरमियान में आगे कहीं फंसे होंगे। क्लियर बच्चों? मुश्किल बातें तो नहीं कर दी मैंने कोई, ठीक है। अब देखिए बात यह है, ये इसको कैसे कहता है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द चॉइस ऑफ फाइनेंसिंग मेथड्स फॉर अ कंपनी। Companies use variety of sources. The aim should be to achieve an efficient capital structure, जिसके अंदर suitable balance between short term and long term financing। आज के प्रोजेक्ट पे भी पैसा लगाओ और मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट्स पे भी लगाओ। Availability of adequate cash for day to day expenses। अगर रोजमर्रा के खर्चे ना चले तो कारोबार क्या होगा? बंद हो जाएगा। और सुटेबल बैलेंस बिटवीन इक्विटी फाइनेंस, यानी जो आपने पैसा किससे लिया है? सेल्स ऑफ ओनरशिप यानी शेयर्स। और दूसरा कौन सा बच्चों? डेट फाइनेंसिंग इन द लॉन्ग टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको बनाना चाहिए। क्लियर बच्चों? नो प्रॉब्लम जी, बिल्कुल सही होगी बात। अच्छा, अब बच्चों इसके अंदर एक बात आ गई कि ये पहला हिस्सा था आज के लेक्चर का, जिसके अंदर हमने किस चीज की बात की? हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस कराया, और इसमें हमने ये सीखा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूज करने का नाम है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को क्रिएट करके उनके एनालिसिस करने का नाम है, और उसके जरिए अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने का नाम है।
और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब यह है कि अपने लिए फाइनेंस का एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाए जिसके अंदर आज पे भी खर्चा हो रहा हो और मुस्तकबिल पे खर्चा हो रहा हो और रोजमर्रा के अखराजात भी मैनेज हो रहे हो, और इसके साथ साथ जो हम पैसा लें प्रोजेक्ट चलाने के लिए, कारोबार चलाने के लिए, उसमें डेट का भी हिस्सा मुनासिब हो और शेयर्स का हिस्सा भी मुनासिब हो, कोई साइड भी ज्यादा हैवी ना हो जाए। ज्यादा कर्जा लेने से सूद भी ज्यादा बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगी, और ज्यादा शेयर्स बेचने से हमारा शेयर स्ट्रक्चर या हमारा ओनरशिप स्ट्रक्चर टोटली चेंज हो जाएगा। क्लियर बच्चों? अब आगे बात इस चीज के ऊपर कि एक अहम ओहदा होता है हमारे बिजनेस के अंदर जिसको हम कहते हैं CFO, CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। जाहिर है जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो ये बड़ा ही अहम ओहदा है। मार्केटिंग पढ़ेंगे तो अहम ओहदा होगा प्रोडक्ट मैनेजर, और जब हम ये पढ़ेंगे तो अहम ओहदा कौन सा होगा? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CFO। आमतौर पे एक आम रूटीन में जो मैंने देखा है कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जिसके अंदर एक यू टाइप टेबल होती है, आमतौर पे चेयरमैन एक बड़ी टेक वाली कुर्सी पे बैठा है, बिल्कुल साउंड। उसके राइट हैंड साइड में कुर्सी होती है CEO की, उसके लेफ्ट हैंड साइड में कंपनी सेक्रेटरी बैठता है, इस तरफ सारे NEDs बैठते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, और CEO के साथ आमतौर पे CFO की सीट होती है, और इस तरफ बैठे होते सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ओहदे के एतबार से चेयरमैन के बाद बड़ा ओहदा CEO का है, और उसके बाद बड़ा ओहदा CFO का है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का। लेकिन इसकी हैसियत ऐसे ही है कि इसको समझिए ये प्राइम मिनिस्टर है और ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। चूंकि CEO फैसले करे, जितने मर्जी करे, वो फैसला करे कि हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, मनवा ले, अगर इसने फंडिंग ना की तो करा ले, ना कर ले, उसको मना किया हमने, लेकिन हमारे पास बजट नहीं है 100। बल्कि CEO को नहीं अपनी भी गाड़ी चाहिए है तो CFO की अप्रूवल के बगैर नहीं, अगर वो कह दे कि इस साल बजट नहीं सर, अगले साल, तो अगले साल तक का वेट करेंगे, है ना जी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कारोबार बड़ी, ये वो हमारा पाकिस्तान नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़े तरीके से चलती है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये मैंने देखिए ना, बात रुक गई बीच में और आपने याद करा दिया। ये प्राइम मिनिस्टर है, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, और ये प्रेसिडेंट है मुल्क का। तो ये होम्योपैथिक है, यानी इसका रोल सिर्फ ये है कि मीटिंग्स में प्रॉपर डिस्कशन होती रहे और फैसले होते रहे। इसने अमल दरामद के लिए बताते रहना है, लेकिन ये खुद प्रैक्टिकली इन्वॉल्व नहीं होगा। मैदान में CEO ही उतरे, प्राइम मिनिस्टर उतरे, ठीक है, जस्ट लाइक दैट, है ना, बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, जो यहाँ पे ये लोग डिस्कशन करेंगे उसको तनकीदी निगाह से कौन देखेगा? NEDs, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स देखेंगे। और आप सब बच्चे जानते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर परमानेंट मेंबर नहीं होते मैनेजमेंट में, वो विजिटिंग बेस पे आते हैं। ठीक होगी बात? बाकी बातें फिर करेंगे इंशाअल्लाह इसके ऊपर, बल्कि आज का लेक्चर आप मेरा सुनेंगे दूसरी क्लास का, अगर उसके अंदर ये तफसीली बहस की हुई है। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब बात आ गई क्या जी कि देखिए, सबसे पहला चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का काम है, जो आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कर रहे हैं, कतर के में आजकल, रेजिंग फाइनेंस, फाइनेंस का बंदोबस्त करना, रेजिंग फाइनेंस। अच्छा, फाइनेंस आ जाए तो पूरी डॉक्यूमेंट्री प्लानिंग करके देना, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल प्लानिंग। मैनेजमेंट कहेंगे तो वो फिर वही बात आ जाएगी, फाइनेंशियल प्लानिंग, उसकी पूरी हिकमत अमली
यानी स्ट्रेटेजी बना के देनी है आपने। कौन सा पैसा कब आएगा, कहां आएगा और किस जगह पे आप खर्च करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है शाबाश, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, इन्वेस्टिंग मनी। आपके घर में 2 मिलियन रुपया पड़ा है, मुझे पता है, नहीं ऐसे बात है, लोग अप्रिशिएट करेंगे, यार कितने अच्छे लोग हैं, 2 मिलियन तो घर में रख के बैठे हुए किसी ऊंच नीच के लिए। लेकिन अगर कंपनी के पास 2 बिलियन रुपया पड़ा हुआ है तो कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, सीएफओ को बुलाएगा और ताने मारेगा। ये इसलिए रखा था कि डीवैल्यू हो जाए, इन्फ्लेशन आए और इसके 10 मिलियन का 9 बिलियन रह जाए, इसलिए रखा था। नहीं, जितना पैसा तुम्हारे पास फालतू है अपने कारोबार में लगा लिया, यस लग गया, फिर बच गया। अब या तो कोई दूसरे प्रोजेक्ट पे लगाओ अपने, और अगर अपना प्रोजेक्ट नहीं तो क्या करो, किसी दूसरे के प्रोजेक्ट पे जाकर स्टॉक एक्सचेंज में लगाओ, कोई हर्ज नहीं है। अभी आपने बैलेंस शीट में पढ़ा, रियल एस्टेट खरीदो, फैक्ट्री के लिए जगह खरीदो एंड डू इट, कोई मसला नहीं। तो इसका मतलब ये घर में पैसा पड़ा है तो एप्रिसिएशन बड़ी सेविंग की है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन में सीएफओ पैसा रख के बैठा है तो बड़ा काहिल है, बड़ा सुस्त है, बड़ा नालायक है कि इस पैसे को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है ना बच्चों। अच्छा, अब बच्चों इसके अंदर इसने क्या करना है, बात वही आ गई। इसका बेसिक एम जो है ना, बेसिक एम यानी इस बंदे की बुनियादी जिम्मेदारी क्या है, इस बंदे की बुनियादी जिम्मेदारी है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ कंपनी। कंपनी की कदर में वो कैसे होगा, ब्रांड अच्छा हो, ब्रांड को पॉपुलर बनाए, ठीक है जी, प्रोडक्ट ज्यादा मुनाफा कमाए। मतलब बेसिक मकसद ये रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर, कंपनी की वैल्यू बढ़ाना। उसके अंदर इसका काम यह है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस को भी देखें और लॉन्ग टर्म फाइनेंस को भी देखें। अब शॉर्ट टर्म फाइनेंस से मुराद क्या है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस से यह है कि ये इसको हर सूरत इंश्योर होना चाहिए, जो मैंने शुरू में बात की कि अगर डे टू डे के पैसे ना हुए तो जितना मर्जी अच्छा आपका बिजनेस है कोलैप्स कर जाए। लिहाजा इंश्योर एनफ कैश, इंश्योर करें कि कैश अच्छा खासा होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसके लिए इसकी जिम्मेदारी है एक तरफ कैश कलेक्शन, और दूसरी तरफ कैश डिसबर्समेंट। क्रेडिट में माल दिया हुआ आपने, क्रेडिट टर्म में दिया हुआ, तो टाइमली कलेक्शन हो जाए। कॉलेजेस के अंदर तो ये बहुत आम मसला है। आप अपने कॉलेज को देख लीजिए, कितने बच्चे टाइम पे फीस देते हैं, और कई बच्चे ऐसे हैं जो इक्का दुक्का ऐसे हैं जो कैश जिस दिन हम बात करते हैं उस दिन नहीं आते, गायब हो जाते, उसके बाद फिर क्लास में आके बैठ जाते हैं। क्या हाल है ना। तो ये सबसे अहम एरिया है कि तुमने किसी कस्टमर के पास पैसे बैड डेट में नहीं जाने देने। यानी दूसरे अल्फाज में मैं इसको कह सकता हूं रिकवरी, पैसे की रिकवरी करनी है इनसे, और बड़े ध्यान से डिस्बर्स करना है। पैसा जायज जगह पे लगना चाहिए और बिना जरूरत खर्च नहीं होना चाहिए। क्लियर जी।
इसलिए ना फिर पता है क्या होता है, फिर फाइनेंस वाले लोगों को आईटी भी सीखनी पड़ती, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाने वाला भी आगे कहता है मेरा काम खत्म हो गया, पैसे दे दो। फिर वो क्या करे, पैसे दे दे उसको? नहीं, उसको आईटी की देखनी पड़ेगी, उसको देखना पड़ेगा जो काम दिया गया था वो इसने किया या नहीं किया। तो इसलिए बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन ये रिकवरी वो खुद नहीं करता, जाहिर है एक ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, उसके जरिए करेगा। ऑपरेशन डिपार्टमेंट जाके पैसे मांगेगा ना, क्या ख्याल है? और अगर बाहर की सेल्स है, जैसे सुजुकी ने मोटरसाइकिलें बेची, तो जो सेल्स डिपार्टमेंट के लड़के जिन्होंने मोटरसाइकिलें बेची वही जाके रिकवरी करके लाएंगे, ठीक है। और इन केस रिकवरी ना हो, जैसे क्रेडिट कार्ड्स की नहीं होती थी, फिर क्या करते हैं? फिर वो बंदा पकड़ते हैं जाके, उन्होंने आगे वो अजीब तरह के कन टुट्टे किस्म के वो रखे होते हैं रिकवरी ऑफिसर्स। उन्हें पता होता है ये कौमा कसाई का दामाद है, ये रियाज जोरी वाले का बेटा है, ये आबिद बॉक्सर का कजन है, तो जानबूझ को रख लेते हैं। और वो जाके फिर क्या करता है, पैसे दे लेने सोनिया के नहीं दे लेने, मैं को तो क्या नहीं देने, समझे आपकी? तो इस तरह करके भी रिकवरी होती है ना। अच्छा, अब आप देखिए प्रोजेक्ट लगवाने हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो प्रोजेक्ट की क्या करनी पड़ेगी? असेसमेंट। प्रोजेक्ट की क्या करनी पड़ेगी? असेसमेंट। क्या प्रोजेक्ट इस काबिल है कि ये हमें कमा के प्रॉफिट दे दे? ये प्रोजेक्ट इतने जोगा ही नहीं है, मार्केट में इस तरह के और कई प्रोजेक्ट लगे हुए हैं और वो भी रो रहे हैं, तो मैं इसे पैसे क्यों लगाऊं? तो ये असेसमेंट करनी है उसका काम। अब प्रोजेक्ट लग गया तो फिर अरेंज एसेट्स। अरेंज एसेट्स, अब तुम्हें तय करना पड़ेगा कितने शेयर बेचने, कितनी इक्विटी और कितने एसेट पहले से कंपनी की जेब में। एंड देन हर प्रोजेक्ट की असेसमेंट में एक अहम एरिया होता है रिस्क एनालिसिस। होता है रिस्क एनालिसिस का मतलब क्या हुआ? रिस्क को पहले से आइडेंटिफाई करते हैं। बिल्कुल, ठीक है जी। अच्छा, और ये जो असेसमेंट है इसमें क्या करना पड़ता है? दोनों चीजों को देखना पड़ता है, बिजनेस की मैक्रो एनवायरनमेंट को भी और बिजनेस की माइक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होती है? मैक्रो एनवायरनमेंट होती है जो आपने मार्केटिंग में पढ़ेंगे वैसे तफसील से, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल पोजीशन, मुल्क में क्या चल रहा है, सियासी हालात कैसे, कोई हुकूमत गिरने गुरने के चांस तो नहीं है, गिरने रुक जाओ जरा, तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं हो गई। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो थोड़ा सा सब्र कर लो, एक्सचेंज रेट तो नहीं गड़बड़ हो गया, और ऐसा तो नहीं सोशली मुल्क जो है डिजॉल्व होने के चक्कर में हम माशरा बर्बादी की एज पे पहुंचा हुआ है, लोग अखलाकी अबतरी के शिकार। तो ऐसे मुआशरों में प्रोडक्ट लॉन्च करने आसान नहीं होते, ये ऐसे मुआशरे अनसर्टन होते हैं। अचानक ही एक फेसबुक पे आ जाए बर्गर जहरे कातिल है और अगले दिन बर्गर के बाहर कोई लाइन ना लगी हो, क्योंकि ये मुआशरे जो है ये तबाही की गई कतार में लगे हुए, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को कितना अडॉप्ट करते हैं। और माइक्रो से मुराद होता है मार्केट के हालात, कितने कंपेटिटर हैं, कितने सप्लायर हैं, इंडस्ट्री के हालात। तो दो तरह के हालात है ना, क्या ख्याल है? तो असेसमेंट के लिए दोनों देखने पड़ते हैं, मुल्की हालात भी और कौन से हालात बच्चों? इंडस्ट्री और मार्केट। तो समझ लो जैसे आपका घर है तो घर में जो मोहल्ला है वो मार्केट समझ लो, और मुल्की हालात को क्या समझ लो? मैक्रो एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। अच्छा, तो मुल्क के सियासी हालात और इकोनॉमिक हालात आपके घर पे सर अंदाज होते हैं? बिल्कुल होते हैं। बिजली का बिल तो आपने देना है, पेट्रोल के पैसे तो आपने भरने, क्या ख्याल है? तो ये है मैक्रो चेंज। और माइक्रो चेंज क्या है? क्या आपके घर के सामने एक म्यूजिशियंस आके रहना शुरू हो गए हैं, वो सुबह आप नमाज पढ़ने के लिए उठते हैं वो सारे काम पानी से शुरू कर देते हैं, ये माइक्रो एनवायरनमेंट। क्या ख्याल है बच्चों? अच्छा चले, एनीवे अब बात समझ आइए कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर करता क्या है। पहली बात, फाइनेंस रेज करता है, स्ट्रेटेजी बनाता है, फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, जिसके अंदर डेफिनेटली ये चीज इसके साथ लिंक होगी आगे, ठीक है जी।
इन्वेस्टिंग मनी, मैं पैसे को मुख्तलिफ जगह पे इन्वेस्ट करता है, स्टॉक एक्सचेंज में भी कर सकता है, ये अलग से एक हमारा प्रॉफिट सेंटर होता है, जितना पैसा फालतू है मुख्तलिफ जगह पे इन्वेस्ट करता है। और फिर क्या है, इसका मकसद है कंपनी की वैल्यू को बढ़ाना, उसके लिए शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी करता है और लॉन्ग टर्म भी। शॉर्ट टर्म में क्या करता है कि मेरे पास एनफ कैश होना चाहिए, उसके लिए रिकवरी करवाता रहता है और एहतियात से डिस्बर्समेंट करता रहता है। और लॉन्ग टर्म के लिए क्या करता है, शाबाश, प्रोजेक्ट्स ढूंढता रहता है, असेस करता रहता है, रिस्क एनालिसिस करता रहता है, जो प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए पैसा अरेंज करके उसके अंदर इंजेक्ट करता रहता है। 3 सोर्सेज आप जानते हैं, अपना जाती रेवेन्यू और प्रॉफिट कंपनी का जो पहले से अर्न किया है, इक्विटी फाइनेंस और डेट, ठीक है, ये 3 जरिए। अच्छा बच्चों चलिए बात करते हैं टुडेज फास्ट पेस के यहाँ का रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, इसको फाइनेंस मैनेजर सीएफओ कह दीजिए। अच्छा जी, टुडे फास्ट पेस्ड ग्लोबल इकोनॉमी मैनेजिंग कंपनीज फाइनेंसेस इज मोर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि डॉलर का रेट बदलता है, यूरो का रेट बदलता है, तो आज बड़ा मुश्किल है। फॉर फाइनेंशियल मैनेजर थ्रू कमांड ऑफ ट्रेडिशनल फाइनेंस एक्टिविटीज, इसका काम क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग। आगे क्या, आगे रेजिंग फाइनेंस इज ओनली पार्ट ऑफ जॉब, ये जॉब का एक पार्ट है, असल जॉब इसके अलावा है। और वो क्या है, फाइनेंशियल मैनेजर्स मोर देन द नंबर ऑफ क्या है, क्रंचर्स, मतलब क्या है, हालात को देखने वाले, सूरत हाल को फाइंड आउट करने वाले, और सबसे नाजुक स्थिति पे खड़े हैं। क्रंचर का मतलब क्या, मुश्किल सूरत हाल को फेस कर रहे होते हैं, क्रंच को फेस कर रहे होते हैं। एंड देन as a part of top management team, chief financial officer need a broad understanding of companies, business and industry, pestle analysis अभी बात हुई थी, मार्केट के हालात, as well as leadership ability होनी चाहिए। और उसके अंदर क्या होनी चाहिए, क्रिएटिविटी, क्योंकि नए प्रोजेक्ट्स कब नजर आएंगे, जब तुम्हारी नजर में कोई जिद्दत और इख्तरा होगी। अच्छा, they must never lose sight of primary goals, कभी प्राइमरी गोल से नहीं भूलने चाहिए, उस पर नजर होनी चाहिए। क्या बोला, शाबाश, टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ क्या, कंपनी, ठीक है जी। और वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल मैनेजर विल ट्रैक डे टू डे, और उसके लिए क्या करता है, और डिस्बर्समेंट, ये एक साइड थी लेफ्ट वाली, याद है ना, और इसको इंश्योर करना पड़ता है कि हमारे पास क्या हो, एनफ कैश हो, ऐसा ना हो कोई काम करना है उसके लिए पैसे ही ना हो। क्या हाल है बच्चों, एंड देन ओवर अ लॉन्गर टाइम होराइजन मैनेजर विल थ्रूली स्टडी वेदर व्हेन कंपनी शुड ओपन अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, इसको मैंने क्या कहा था, प्रोजेक्ट। और उसे ये देखना है कि क्या ये अप्रोप्रिएट वे है फाइनेंस का, और उसे ये देखना है कि क्या ये रेस करना है फंड्स को, और फिर मॉनिटर करना है, यानी पैसा लगाने के बाद देखभाल भी करनी है ना। अच्छा, और द प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन करनी है उसके बाद, ठीक है जी, क्या करनी है, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन। एक वाइडली कॉन्सेप्ट देखना है किसका, रिस्क एंड रिटर्न, जितना पैसा लगा रहा हूं उतना मिलेगा भी मुझे कि नहीं, और इंश्योर करना है क्या, पढ़े जरा, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, विच मींस हायर रिस्क तब लो जब तुम्हें हायर रिटर्न मिल रहा, लेकिन रिस्क उतना लो जितना तुम्हारे स्टेक होल्डर अलाउ करते हैं। अगर शेयर होल्डर हायर रिस्क अलाउ नहीं करता तो मत करो, मालिक हो। The greater return is required. There are many factors which may result in the potential risk. For example, market demand change हो जाए, interest rate change हो जाए, general economic condition change हो जाए, market condition change हो जाए। ये कुछ हद तक मैंने माइक्रो और मैक्रो में कवर किया है, बाकी रीडिंग से समझ आ रही है। और इसको क्या कहा था मैंने, प्रोजेक्ट असेसमेंट, इसने क्या कहा है, सिनेरियो एनालिसिस, सिचुएशन का जायजा लेना, ठीक है, सूरत हाल का जायजा लेना, ठीक है जी।
risk and trade off important tool to analyze the, ये क्या है, risk and return off, यानी risk कितना लेंगे, return off कितना मिलेगा. And then आखिरी बात, the key activities of financial manager is to, पहली क्या है, क्या मतलब, प्रिपेयरिंग प्लान, जिसको मैंने क्या लिखा था, हिकमत अमली, और क्या लिखा था, स्ट्रेटेजी, कि रेवेन्यू प्रोजेक्ट का कितना होगा, एक्सपेंडिचर कितना आएगा, फाइनेंस की जरूरत कितनी पड़ेगी. देन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग फंड्स, इन्वेस्टिगेटिंग द फंड्स ऑफ प्रोजेक्ट सिक्योरिटीज प्रोवाइड हाई रिटर्न इन रिलेशन टू देयर रिस्क. क्या मतलब, फाइनेंशियल प्लानिंग में तो पैसा लगाया था किस पे, प्रोजेक्ट पे, रिस्क एनालिसिस किया था, रेट ऑफ रिटर्न देखा था, लेकिन ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है, स्पेंडिंग फंड, कहां पैसा लगाया, ये देखिए कहां पैसा लगा हुआ है, बताओ. ऑर्गेनाइजेशन फंड्स इन प्रोजेक्ट एंड सिक्योरिटीज दैट प्रोवाइड हाई रिटर्न, यानी प्रोजेक्ट पे पैसा लगाता होगा और जो बचता होगा कितने लगा देता होगा, सिक्योरिटीज में लगाता होगा. एंड देन फाइनेंसिंग रेजिंग फंड्स, और फंड्स को रेज करने के लिए क्या करता होगा, एक बैलेंस किया होगा किसके और किसके दरमियान, डेट एंड इक्विटी. ये सबसे पहले मैंने डिस्कस किया, कर्जा कितना लेना है और शेयर्स कितने बेचने हैं, याद है आपको, क्लियर जी, कर्जा कितना लेना है और शेयर्स कितने बेचने हैं. एंड दैट्स डन फॉर टुडे. तो आज कुछ समझ आई फाइनेंस की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या, Yes, sir. in depth you seen it inside.